नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ क्रमांक 6 कलम का सिपाही जो प्रेमचंद पर केंद्रित रेडियो रूपक है और इसके जो लेखक है डॉक्टर सुनील केशव देवधर। देखिए, प्रेमचंद पर केंद्रित रेडियो रूपक है। जो रेडियो रूपक क्या होता है? देखिए, रेडियो पर की जाने वाली चर्चा किसी व्यक्ति या घटना के विषय में कुछ लोग मिलकर चर्चा करते हैं, उसे हम रेडियो रूपक कहते हैं। और जो चर्चा करते हैं उसे रेडियो जॉकी कहते हैं। रेडियो पर काम करते हैं, किसी विषय पर तथा मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं, उसे हम रेडियो जॉकी कहते हैं। पहले भाग में हमने देखा है जो लोक संगीत के ध्वनि प्रभाव के साथ स्वर का उभरना, ध्वनि प्रभाव भाग 1 में देखा है। अभी दूसरे भाग में हमें देखना है कि प्रथम भाग में देखिए जो तालियां बजती है, संगीत की धुन जो है जो दिखाई देती है। प्रथम स्वर में देखिए, प्रेमचंद उन सामाजिक परिस्थितियों और मानव वृत्तियों से बखूबी परिचित थे जो जीवन में सदैव ही घटित होती रहती है। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार गैर कानूनी तरीके से किसानों को उनके खेतों से बेदखल किया जाता है। द्वितीय स्वर में देखिए, गोदान का होरी ऐसे ही किसान का चरित्र है जो भूख, बीमारी, उपेक्षा और मौत से लड़ता रहा है। प्रथम स्वर में देखिए, लेकिन दूसरी ओर आलोपी दीन जैसे काला बाजारी, समाज के ठेकेदार और दिनों के शोषक को गिरफ्तार करने वाला नमक का दरोगा भी है जो किसी भी हाल में अपने ईमान को बेचता नहीं है और पुलिस महकमे की सत्यनिष्ठा और दृढ़ता को उभारता है। देखिए, पहले हम जो पात्र है होरी, अलोपदीन और वंशीधर, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, होरी जो है, होरी प्रेमचंद जी द्वारा रचित विख्यात उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है। वह जीवन के अनेक संघर्षों का सामना करने वाले एक साधारण किसान का प्रतिनिधित्व करता है जो भूख, बीमारी, उपेक्षा और मौत से लड़ता है। होरी जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है। बहुत कम उम्र में ही वह वृद्ध दिखाई देता है। होरी महाजनों के क्रूर शोषण चक्र में फंसा हुआ है। उस पर धर्म, नैतिकता, संस्कारों और आदर्शों का गहरा दबाव है। वह परंपराओं, रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों का शिकार है। दूसरा जो पात्र है वो है आलोपी दीन प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बहुचर्चित कहानी नमक का दरोगा का एक पात्र है जो अपने इलाके का प्रभावशाली जमींदार है। समाज में उसका बोलबाला है। वह धन का उपासक है और हमेशा रिश्वत लेकर अपने काला बाजारी के काम निकलवाता है। उसका मानना है कि लक्ष्मी के आगे सब कमज़ोर है। तीसरा जो पात्र है जो वंशीधर का, देखिए, वंशीधर एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जो युवक है। वह ब्रिटिश शासन में पुलिस महकमे का एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारी है और एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत है। वह रिश्वत और चापलूसी से घृणा करता है। वंशीधर नमक के अवैध कारोबारों के सिलसिले में आलोपी दीन को गिरफ्तार करने में जरा भी नहीं हिचकता है, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। देखिए, जो बैलगाड़ियाँ और बैलों की घंटियाँ बजती हैं, अभी रेडियो रूपक की चर्चा किस प्रकार है तो देखिए, पहला जो पात्र है आलोपी दीन कहता है, बाबूजी कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जो गाड़ियाँ रोक दी है अपनी? वंशीधर कहता है, ये सरकारी हुक्म है, गाड़ियाँ नहीं जाएगी। आलोपी दीन कहता है हंसकर, हमारी सरकार तो आप है, वह तो घर की बात है, भला हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? ऐसा कैसे संभव है कि हम इस घाट से गुजरे और देवता को कुछ न चढ़ाए? आपने व्यर्थ कष्ट किया, मैं तो खुद ही आपके पास आ रहा था और आपके लिए चढ़ावा लेकर। वंशीधर कहता है, हम
उनमें से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच दे। आप मेरी हिरासत में है, आपका चालान होगा। अलूपीदीन गिड़गिड़ा कर कहता है, बाबू साहब ऐसा मत कहिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत माटी में मिल जाएगी, हमारा अपमान करके आपको क्या मिल जाएगा, मान जाइए। वंशीधर कठोर स्वर में कहता है, मैं ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अलूपीदीन कहता है कि मुख्तार जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करते हैं। वंशीधर कहता है, सेठ अलूपीदीन 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। अलूपीदीन कहता है, आपकी मर्जी, इससे ज़्यादा का मेरा सामर्थ्य नहीं है। वंशीधर कहता है, बद्दू सिंह तुम देखते क्या हो, हिरासत में लो। अलूपीदीन कहता है, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। वंशीधर कहता है, मैंने कहा ना असंभव बात है। अलूपीदीन 30,000। वंशीधर कहता, नहीं नामुमकिन है। अलूपीदीन कहता है, क्या कहा हुजूर, 40 पर भी नहीं। वंशीधर कहता है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता, ये समझता क्या है मुझे। देखिए, ये जो रेडियो रूपक की चर्चा है हमने सुनी है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो ध्वनि प्रभाव है, जो बैलगाड़ियों का आवाज़ आता है और प्रथम स्वर जो है, तो ऐसा है कि प्रेमचंद जी का जो पात्र है, कहानी का नायक है, जिसे कोई भी प्रलोभन आकर्षित नहीं कर पाता है। इस कहानी का जो नायक है वो किसी प्रलोभन पर आकर्षित नहीं होता है। क्या आज भी ऐसी दृढ़ता और ईमानदारी की अपेक्षा हम नहीं करते हैं? लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो प्रामाणिक और ईमानदारी से काम करते हैं। द्वितीय स्वर देखिए, कहते हैं कि साहित्यकार के साहित्य पर इसके व्यक्तित्व की छाप होती है। तो क्या प्रेमचंद अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने ही दृढ़ और सच थे? प्रथम स्वर में देखिए, निसंदेह वे लेखक किसी भी तरह बड़े नहीं मालूम पड़ते हैं। उनकी दुबली पतली साधारण सी देह उनके द्वारा झेले गए कष्टों की सूचना देती। भाग्य कभी उनके अनुकूल नहीं रहा। द्वितीय स्वर में देखिए कि दूसरों के हृदय को मोहने वाला उनका जो आचरण है, सीधा साधा ढंग, सज बर्ताव, इन सब बातों ने उनको अपरिचित और परिचित की दृष्टि में उठा दिया था। उनमें सदैव बालकों सा भोलापन और सरलता थी। प्रथम स्वर में देखिए, प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी कहानियों और नाटकों में व्याप्त मानवीय संवेदना दिखाई देती है। द्वितीय स्वर में देखिए, अमर कथा साहित्य की रचना के साथ साथ उन्होंने युग जीवन के सभी पक्षों पर अपनी नज़र डाली है। युग चेतना के लिए जागरण निकाला। विभिन्न भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे से परिचित कराने के लिए उन्होंने हंस का प्रकाशन किया। उनकी साहित्यिक महत्वाकांक्षाएं सर्वोपरि थी। प्रथम स्वर में देखिए, उनका प्रगतिशील आंदोलन जो है, विचारों उत्तेजक जो निबंध, व्याख्यान आदि ने साहित्य भाषा और साहित्यकार के दायित्व की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित किया है और साथ ही संदर्भ और समाधान भी दिया है। द्वितीय स्वर में देखिए, और यही कारण है कि जहाँ कहीं भी साहित्य प्रेमी मिल बैठते हैं, वहाँ प्रेमचंद के व्यक्तित्व, कृतित्व, प्रासंगिकता, उनके उपन्यास, कहानी और पात्रों के अलावा उनकी विचारधारा, प्रगतिशीलता आदि की पर खुली बहस होती है। उनके उपन्यास और कहानियाँ ही नहीं, पात्र तक लोकप्रिय है। देखिए, युग प्रवर्तक प्रेमचंद जी की साहित्य में तत्कालीन समाज और इतिहास बोलता है। इनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन की झांकियाँ से ओतप्रोत है। उसमें अशिक्षा, शोषण, शोक, हर्ष, मोह, लिप्सा का अत्यंत सजीव चित्रण हुआ है। इनका दृष्टिकोण जो है वो मानवतावादी है। प्रेमचंद जी की शैली अत्यंत आकर्षक तथा मार्मिक है। अपने उपन्यासों में इन्होंने मजदूर और किसान से लेकर पूंजीपतियों तक के ऐसे स्वाभाविक चित्र उपस्थित किए हैं कि समाज का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। समाज सुधार संबंधी समस्याओं को सामने रखकर उन्होंने इनका सही हल खोजने का प्रयत्न किया है। मुंशी प्रेमचंद एक क्रांतिकारक लेखक हैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निष्पोषित कृषकों की आवाज़ थे। पद में कैद, पद पर लज्जित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वो वकील माने जाते हैं। गरीब और बेकसों के मसीहा माने जाते हैं। देखिए,
इस पाठ में जो ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बारे में चर्चा की है। देखिए, ग्रामीण जीवन यानी भारत गांवों का देश है और यहाँ की अधिकतम जो जनता है वो आज भी गाँव में निवास करती है और रहती है और कृषि कार्य में वो जुड़ी रहती है। किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है, वो सदैव कर्ज के बोझे में दबा रहता है। गाँव में आज भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है। खेती के साधन हो या घर गृहस्थी का सामान, गाँव वासियों को शहर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के विकास की गति अत्यंत मंद है। गाँव में आज भी अशिक्षा का साम्राज्य है। अनेक गाँव में स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है और इसी प्रकार वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। या तो अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। परिवहन के साधनों का नितांत अभाव है। जो शहरी जीवन है वो इस प्रकार है। देखिए, पिछले कुछ दशकों से ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में बेतहाशा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में आवास की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहाँ दड़ बेनुमा मकानों की भीड़ बढ़ती जाती है। जिधर दृष्टि जाती है रंग बदरंग उल जलुल बेतरतीबी मकान ही मकान दिखाई दे पड़ते हैं। बिजली, पानी, सीवर, सड़क और परिवहन प्रणाली की कमी दिखाई देती है। शहर कूड़े का ढेर बनते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर वाहनों से होने वाला प्रदूषण, लगातार होने वाला शोर, भीड़, धुआं असहज महसूस कराता है। देर रात तक ऑफिस, दुकानें खुली रहती है। बस, ट्रेन, टैक्सियाँ, स्कूटर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और अपराध नगरों में रोज की बात है। देखिए कितनी दूरियां हैं ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में। देखिए छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।